हाँ जी, तो देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल है, आपको दे रखा है क्या, 6 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिजोल्व इन, है ना, 250 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और आर की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है इस टाइप से। ठीक है, अब देखो हम वही चीज जो जो गिवन है हम उसको लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ, या मैं डायरेक्टली कर दूं बेटा, इतना तो कई 2-3 दिन से न्यूमेरिकल हो गए, अब तो मैं डायरेक्टली पुट कर लूं तो कोई इशू तो नहीं है, समझ में तो आ जाएगा। तो पाई बराबर सी आर टी होता है ना, और सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी आर टी होता है बेटा, और एन बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में, है ना, इनटू आर इनटू टी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होता है। तो देखो वेट ऑफ द सॉल्यूट आपको दे रखा है 6 ग्राम, क्लियर, और आर की वैल्यू आपको दे ही रखी है 8.314। टेम्परेचर देखो इसमें आर की वैल्यू में टेम्परेचर केल्विन में है, और हमें यहाँ टेम्परेचर किसमें दे रखा है ना बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को आप कन्वर्ट कर लोगे, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 300 केल्विन बन जाएगा टेम्परेचर। तो वो आपने लगा दिया क्या, 300। अब आप मॉलिक्यूलर वेट, एसिटिक एसिड का बेटा मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे, है ना, तो देखो कार्बन का 12 होता है, 3 हाइड्रोजन के 3 हो गया बेटा, फिर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, अगेन ऑक्सीजन का 16 और 1, इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, 60 सॉरी। ठीक है, तो ये 60 लगा दिया। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 250 ml, और ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आप इनको बेटा जब करोगे तो आपको एक क्वेश्चन वो मिल जाएगा वैल्यू। तो देखो सीधे सीधे अगर हम देखें तो ये इससे 10 टाइम्स गया, और ये देखो बेटा इससे सीधे सीधे 4 टाइम्स जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, 8.314 इंटू 30 इंटू 4। ऊपर तो ये बचा, नीचे कुछ बचा ही नहीं भाई, 6 से 10 टाइम्स ये गया, इससे 4 टाइम्स ये गया, जीरो से जीरो गया, है ना, 30 इंटू 4, तो ये 120 हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, आप इसको कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो एक बार करके बताओगे बच्चे लोग आप, कितना बनेगा, 8.314 इंटू 12। ठीक है, और इसमें देखो बेटा पाई की जो यूनिट आएगी, मैं जब तक वो कर रहा हूँ आप जरा कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू में देखो प्रेशर की यूनिट एटीएम दे रखी है, तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो यूनिट निकल के आएगी एटीएम। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगी इसकी यूनिट। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला बेटा, ये हमारा है कैलकुलेटेड, क्योंकि आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के थ्योरेटिकली निकाल रहे हो ना, पेपर पे निकाल रहे हो, अभी तक प्रैक्टिकल तो किया नहीं है। तो ये हमारा पाई निकल के आएगा कौन सा बेटा, कैलकुलेटेड। अब एक क्या होगा, पाई आएगा बेटा ऑब्जर्व, जो आप प्रैक्टिकल करके निकालोगे। ठीक है, तो ये वाला जो प्रेशर था वो इसका कितना आया, 1/3 आया। ठीक है ना, एक बार चलो इसको कर ही लो, कितना, 1/3 सॉरी नहीं, 1/2। तो एक बार इसको कर ही लेते हैं, किसी बच्चे ने करी बेटा कैलकुलेट, हाँ एक एक बच्चा बोलो बेटा, तनुजा बोलो, एक बच्चा बोलो, तनुजा बोलना है, ठीक है, बाकी हाँ, 997.68 इतना आया। चलो ठीक है बेटा, हाँ, तो इस तरीके से देखो हमारे पास क्या है, आपका ये कैलकुलेट कर, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके है। ठीक है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा बेटा, तो प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू आई वो इसकी बेटा हाफ आई। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मतलब जो वैल्यू आपको यहाँ मिली बेटा, मतलब जिसका हाफ निकाल के देखो, तो हमारे पास कितना बनेगा, 2 4 जा, है ना, और 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16, और 16 और 4, तो वहां पे जो वैल्यू मिली बेटा प्रैक्टिकली वो आपको 498.84 एटीएम मिली। ठीक है बेटा, तो देखो हमने ये जो प्रैक्टिकली वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के, मतलब सॉरी, हाँ कैलकुलेटेड वैल्यू के क्या मिली, आधी मिली। तो जैसे कल K2SO4 के न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था, हम थ्योरेटिकली निकाल रहे थे तो 1.7 इंटू 10⁻³ आ रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब करके देखा तो 5.17 मतलब 5.2 इंटू 10⁻⁷ है, तो उससे 3 टाइम्स आ रही थी प्रैक्टिकली वाली। ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिकली वाली इसकी क्या आ रही थी बेटा, आधी आ रही थी। ठीक है बेटा, जो हमने निकाल के देखी उसके आधी आ रही थी। क्लियर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा एक जगह नहीं, है ना, जैसे कई ऐसे थे बेटा हमारे सॉल्यूशंस, भाई डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट को बोल के क्या बनाए गए थे, सॉल्यूशन बनाए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन, जैसे मानो शुगर का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है ना, मानो पानी में बेंजीन डिसॉल्व कर दिया है, पानी में ईथर डिसॉल्व कर दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट थे। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने एक बार प्रैक्टिकल करके देखा
कि पानी को एज ए सॉल्वेंट ही रखा, मान लीजिए सबका सॉल्वेंट क्या है, पानी, बस सॉल्यूट बदलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो K2SO4 डाला पानी में, NaCl डाला, CaCl2 डाला, क्लियर पॉइंट है ना। एसिटिक एसिड डाला, इथाइल अल्कोहल डाला, ईथर डाला, ठीक है बेटा, इस तरीके से, या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, है ना, प्रोटीन वगैरह ये सब चीजें मिक्स करी, पॉलीमर मिक्स किया, तो इन्होंने इस तरीके से, लेकिन सबका सॉल्वेंट क्या रखा, वाटर। तो इन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बना के जब बेटा ये काम किए कि कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और प्रैक्टिकल वैल्यूज निकाली, तो दे फाउंड कि सम ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ बोथ, ठीक है ना। जैसे और किस किस की सेम मिली, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है ना बेटा, पॉलीमर्स, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा था कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी वही प्रैक्टिकली आ रही थी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिल रहा था। जैसे आपने भी देखो, है ना, मैंने अब तक जितने आज और कल के न्यूमेरिकल छोड़ दो, उससे पहले जितने न्यूमेरिकल निकाले वहां पर ये इश्यू ही नहीं था, ठीक है ना। और उन सब में यही सब बेटा एज ए सॉल्यूट थे। आप देखो कल से पहले वाले जितने क्वेश्चन थे, आप घर पे दोबारा करके देखना, आपको एज ए सॉल्यूट कौन कौन मिलेगा, यही ग्लूकोज, है ना, और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, स्टार्च, पॉलीमर, प्रोटीन, समझ में आया नहीं। आप देखना उनके सॉल्यूट क्या है। तो ये जो, और देखो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ये बायो, भाई देखो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये स्टार्च, ये सब किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है, क्लियर। पॉलीमर्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। विटामिन, प्रोटीन, ये है ना, तो विटामिन, प्रोटीन, ये सब भी किसमें आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर को छोड़ के बाकी सारी चीजें ये किसमें आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें दोनों वैल्यूज सेम आ रही है। तब देखो जब बेटा डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना कि कहाँ पे वैल्यू बढ़ के आ रही है ना, टाइम्स में आ रही है, किस में वैल्यू डिक्रीज होके आ रही है, मतलब फ्रैक्शंस में आ रही है, कहाँ पे सेम आ रही है। देन तो जब बेटा ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, देन दे फाउंड कि बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन कैलकुलेटेड केस एंड द प्रैक्टिकल केस। एंड जो आयनिक कंपाउंड थे बेटा, है ना, इंक्रीज करके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आ रही थी वो किनमें आ रही थी, जो आयनिक कंपाउंड से, जैसे K2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, KCl, KBr। तो जितने भी अगर हमने एज ए सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड लिए हैं जो आइंस में टुकड़े होते हैं, डिसोसिएट होते हैं बेटा, क्लियर सॉल्यूशन, जैसे आप जानते हो कोई भी आयनिक कंपाउंड, +1 में आप पढ़ के आए हो एस ब्लॉक में बेटा, पीरियोडिक टेबल में, है ना, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पर याद करो कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे ही एक्वस मीडियम में या मोल्टन स्टेज में होते हैं बहुत जल्दी अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, या एक्वस पानी में डालते ही होता है नहीं। तो आप जैसे ही NaCl को सोल्यूशन बनाओगे पानी में मिला के बेटा, तो वो आयंस में टूट के 2 आयंस दे देगा आपको, है ना, Na आयन और Cl आयन। कैल्शियम क्लोराइड है तो बेटा जैसे ही आप पानी में मिलाओगे तो वो क्या करेगा, 1 कैल्शियम आयन देगा और 2 क्लोराइड आयन देगा, ठीक है ना। जैसे हमने कल K2SO4 लिया था, तो K2SO4 बेटा जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे, है ना, तो वो क्या होगा, जैसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, पहले तो ये पूरा मिलके एक सॉल्ट है, जैसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा, 2K आयन दे देगा और 1 सल्फेट आयन दे देगा, है ना। मैं कैल्शियम क्लोराइड बोल रहा था, तो ये क्या करेगा, 1 कैल्शियम आयन दे देगा और 2 Cl आयन दे देगा, है ना। NaCl है, ठीक है, ये जैसे पानी में मिलाएंगे तो 1 Na आयन और 1 Cl आयन दे देगा, ठीक है बेटा। तो उन्होंने देखा जो ऐसे सॉल्यूट जो आयंस में डिसोसिएट होने वाले हैं, मतलब आयनिक हैं और जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, क्लियर पॉइंट। कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड बेटा ऐसे भी होते हैं जो वीक मेटल्स के होते हैं, मेटलॉइड्स में होते हैं, वो दिखाने के लिए तो आयनिक होते हैं बट इजीली आयंस में नहीं टूटते। टेम्परेचर वगैरह में चेंजेस करोगे, बढ़ाओगे तो वो भी आयंस में टूट जाएंगे, है ना। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग आयनिक या हाईली पोलर कंपाउंड होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं बेटा, तो उन सब में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आ रही थी, इंक्रीज होके आ रही थी, ठीक है। और अब ये जो एल्को, जैसे आपने देखा एसिटिक एसिड वगैरह है बेटा, इसमें क्या हो रहा था, क्लियर। जैसे मैं इसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो जितने भी जैसे एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है बेटा, है ना, इथाइल अल्कोहल थे, है ना, इन जैसे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था, हमेशा वैल्यू, है ना, फ्रिक्शन में आ रही थी, 1/x, 1 मतलब x का मतलब, है ना, 1/2, 1/3, 1/4। तो ऐसा क्यों हो रहा था, तो जब इन्होंने बेटा इनकी मैकेनिज्म पे, सॉल्यूशन की रिएक्शंस पे ध्यान दिया कि पानी में डिसॉल्व करते टाइम होता हो क्या रहा है, तब इन्होंने क्या पाया, देखो जैसे ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है या एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, आप देखो बेटा ये इस तरीके से होते हैं, क्लियर।
मैंने इनको स्ट्रक्चर ओपन कर लिया। याद करो केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ा रहा था तब आपसे कहा था मैंने कि एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम पे कि हमारे पास बहुत सारे थ्योरेटिकल रीजंस का मतलब इजीनेस हमें पता चल जाती है, तो हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो या हमें उसके स्ट्रक्चर्स आते हो। स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे सवालों का आंसर बनता है। तो वही देखो, इनके स्ट्रक्चर्स इस टाइप से होंगे बेटा। क्लियर? तो आप जानते हो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब वो पुल करेगी तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इस पे डेल्टा माइनस आएगा। क्लियर? वो यहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन इससे खींचेगी, यहाँ पे भी 2 डेल्टा नेगेटिव 2 डेल्टा पॉजिटिव होंगे। और थोड़ी बहुत तो हमने, चलो ये तो अभी इधर का इंडक्टिव की बात नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब इस OH पे एक डाइपोल बना, एक डाइपोल इस पे बना, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाइपोल कौन सा होगा? OH वाला डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा या C डबल बॉन्ड O वाला डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ जी रंजन बताओगे? हाँ जी रंजन जी, OH वाला डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ जी, क्यों? हाँ, O के साथ साथ इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन का भी है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, ऑक्सीजन से जुड़े या नाइट्रोजन से जुड़े, तो हाइड्रोजन तो सबसे लीस्ट, मतलब सबसे ऐसा है कि जो कोई भी खींच ले अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा देता है, और वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉनिक बहुत तेजी से खींचते हैं। तो अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचे जाते हैं, तो जितने ज्यादा पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे उतना ज्यादा ये डेल्टा नेगेटिव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? तो ड्यू टू, अगर शॉर्ट में बोले तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत तेजी से खींचेगा, तो यहाँ पे जो डाइपोल की वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही देखो बेटा, इसमें भी होगी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो उन्होंने क्या पाया जब मैकेनिज्म पे ध्यान दिया कि ये जो एसिटिक एसिड में भी OH है, अल्कोहल में भी OH है, तो इनमें क्या होता है भाई, उस बीकर में तो करोड़ों अरबों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे। हम एक एज्यूम करके चलते हैं, मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना? तो ईच 2 मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल का ये जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, तो इसका डेल्टा प्लस इसके डेल्टा माइनस से एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, और इस वाले का डेल्टा H इस वाले के डेल्टा O से, प्लस वाला इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करता है, और ये दोनों मिलके एक डाइमर बन जाते हैं। अब देखो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, लेकिन जैसे पानी में डाला इनमें डाइपोल्स बने, ठीक है? और जैसे डाइपोल बने तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल से जुड़ के क्या बन गया, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बन गए। और ये दो अलग अलग, जो पहले बेटा देखो, जब तक ये फोर्स नहीं था तो ये एक अलग यूनिट थी और ये एक अलग पार्टिकल था, मतलब ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। लेकिन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हुआ बेटा, इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ, दोनों मिलके एक बन गए, जिसको डाइमर बोलते हैं। डाइमर का मतलब क्या है? दो यूनिट जुड़ के एक यूनिट बन जाना। यही पढ़ के आए हो आप पहले, ठीक है? तीन यूनिट जुड़ के अगर एक यूनिट बन जाएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्राइमर। क्लियर पॉइंट? और बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाएं और जुड़ के एक यूनिट बना लें, लॉन्ग चेन कंपाउंड बना लें, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पॉलीमर। समझ में आ गया बेटा? तो देखो, अब ये दो यूनिट जुड़ के क्या बन गई? एक बन गई। क्लियर? तो ये अल्कोहल में भी होगा, यहाँ भी होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बेटा कि जुड़ने, पानी में घोलने से पहले तो मान लो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे, ये पानी में घोलने से पहले, सॉल्यूशन बनाने से पहले की बात है। लेकिन जब सॉल्यूशन बना दिया तो क्या हुआ कि ये एसिटिक एसिड और ये एसिटिक एसिड, है ना, दोनों अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ के दोनों एक यूनिट बन गए। तो मिलने से, और दोनों जुड़ गए, तो ये वाली चीज मैंने इकट्ठी करके ऐसे लिख दी, शॉर्ट में लिख दी है बेटा, देखो, है ना, ये ऐसे बना दी। क्लियर? तो अब ये दोनों यूनिट जुड़ के एक यूनिट बन गई। ये दोनों क्या है? एक ही यूनिट है बेटा। और इधर कितनी है? ये 2 यूनिट्स है। तो देखो, सॉल्यूशन बनाने से पहले तो 2 यूनिट है एसिटिक एसिड की, लेकिन सॉल्यूशन में घुलने के बाद, पानी में मिलाने के बाद, ये दोनों यूनिट मिलके एक यूनिट बन गई। तो ये यूनिट आधी रह गई, 3 यूनिट। वही हुआ इधर से। देख बेटा, देखो क्या है, यहाँ हमारे पास जब प्रैक्टिकली करके देखा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है ना, 997 पॉइंट समथिंग। और वही प्रैक्टिकल करके देखा तो ये हमारे पास इसकी आधी रह गई। तो देखो, घोलने से पहले ये मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। और घुलने के बाद कितने रह गए? 1। तो घुलने के बाद सोल्यूशन में, कहने का मतलब ये सोल्यूशन में बनाने से पहले की कंडीशन है, ये सोल्यूशन की कंडीशन है। तो सोल्यूशन में दो एसिटिक एसिड मिलके एक मॉलिक्यूल, एक यूनिट बन गई है। दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ के एक यूनिट बन गई। तो यूनिट
इनिशियल की सॉल्यूशन में आधी रह गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या रह गई, आधी रह गई। ठीक है, ऐसी देखो वहां क्या था, जो इधर बता देता हूं शॉर्ट में, यहां देख लो K2SO4, पहले ये 2 आयन और 1 सल्फेटाइन आपस में जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो पहले तो वो एक ही यूनिट है, ठीक है ना बेटा। लेकिन डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया, ये 2 आयन अलग हो गए, एक सल्फेटाइन अलग हो गया, तो एक एक यूनिट तो ये बन गई, और 2 यूनिट ये है, एक आयन और दूसरा आयन, तो 2 आयन ये रहे और एक आयन ये रहा, टोटल आयन कितने हो गए, 3। तो घुलने के बाद कितनी हो गई, 3 यूनिट्स हो गई बेटा। तो आप देख रहे हो घुलने के बाद तो वो 3 यूनिट है, सॉल्यूशन में कितनी यूनिट है, 3, सॉल्यूशन से पहले 1 यूनिट। तो कल वाले आंसर देखो, शुरू में हमारे पास जो प्रैक्टिकल था मिला वो 3 गुना मिला। तो सॉल्यूशन में यूनिट, जो हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो डिसॉल्व हो जब हो रहा है तो वो कितनी यूनिट बना रहा है, वो डिसॉल्व होने से पहले जो 1 यूनिट थी वो डिसोल्यूशन सॉल्यूशन में वो 3 यूनिट बन गए, 3 टुकड़े हो गए बेटा। एक यूनिट थी पूरी ये, और उसके 3 अलग अलग टुकड़े हो गए। तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितनी आ रही है ना, 3 टाइम्स आ रही है। क्लियर, यहाँ क्या था, सॉल्यूशन से पहले जब वो आए तो 2 यूनिट्स हैं, और सॉल्यूशन में मिलने के बाद वो 1 यूनिट बन गई, तो 2 से 1 आधा हो गया। अगर 4 की 1 यूनिट बनती तो 1/4 हो जाता, अगर 3 यूनिट होती इधर और यहाँ 1 बन जाती तो 3 यूनिट से 1 तो 1/3 हो जाता। क्लियर, ऐसा ही पाया, जहां पे 1/3 आ रहा था बेटा, जो प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो ऑब्जर्व करने के बाद अगर मान लो कहीं पे 1/3 आ रही, तो उन्होंने क्या पाया कि जो सॉल्यूट है वो पहले 3 मॉलिक्यूल्स थे और आपस में जुड़ के कितना बन गए, एक बन गया, ट्राइमर बन गया। तो ऐसी जगह क्या आ रहा था, 1/3 आ रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू। समझ में आ गया। तो अब यहां से देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर, और देखो आपकी एक सबसे अच्छी बात क्या, ये जो कॉलिगेटिव वर्ड आया बेसिकली, है ना, इन चारों प्रॉपर्टीज को जो हम कॉलिगेटिव बोलते हैं वो इन्हीं कंडीशन की वजह से बोलते हैं। कॉलिगेटिव की डेफिनेशन क्या बताई थी, याद करो शुरुआत में हमने आपको, कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड करती है। अब आपने देखा पार्टिकल सॉल्यूशन में यहाँ पूरा मिलके ये एक पार्टिकल है K2SO4, 2 आयन और 1 सल्फेटाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ के 1 यूनिट बना हुआ है, और पानी में घोल के ये अलग हो गई कि 2 K यूनिट हो गई बेटा, मान लो 2 K यूनिट है, फिर 1 सल्फेट की यूनिट, टोटल यूनिट कितनी हो गई, 3। तो सॉल्यूशन में 3 टुकड़े हैं, तो टुकड़ों, नंबर ऑफ टुकड़ों पे डिपेंड करा, टुकड़ों को अगर हम केमिस्ट्री में बोले एंटिटीज बोलते हैं, है ना, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं माने, लेकिन एंटिटीज। तो घुलने से पहले एक एंटिटी है, घुलने के बाद 3 एंटिटी हो गई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 3 गुना हो गई, नहीं हो गई। यहाँ घुलने से पहले 2 एंटिटी, यहाँ घुलने के बाद 1 एंटिटी हो गई, आधी रह गई एंटिटी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या रह गई, आधी। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ एंटिटीज पे डिपेंड करें, यहां से बेटा जब तक ये बात हमें पता नहीं थी, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं आई थी, तब तक इन चारों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोला जाता था। और पता है सबसे बड़ी हमारी पढ़ाई की दिक्कत क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ा देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अरे बच्चों को ये तो बताओ कॉलिगेटिव वर्ड आया कैसे, इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, पहले डेफिनेशन रटा दी बच्चों को, सबसे पहले शुरुआत इस बात से कर दी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज। अरे नंबर ऑफ एंटिटीज वाली चीज आई कहां से, खाली बेटे भगवान जी ने साइंटिस्ट को सपना थोड़ी दे दिया कि पहले डेफिनेशन बना के तैयार कर दी, समझ में आया नहीं। तो शुरुआत में ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं थी, ये तो एक सिंपल प्रॉपर्टी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव क्यों कहा गया, समझ में आया, वो इन समस्याओं की वजह से कहा गया, और इन समस्याओं का जब सॉल्यूशन हुआ तब वो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव कहलाया। पॉइंट आया बच्चों लोगों को समझ में। तो यहां से क्या हुआ, इन्होंने जब ये देखा कि ये काम केवल जो वैल्यूज हो रही है प्रैक्टिकली केवल इन 4 की ही बदल रही है और किसी में नहीं बदल रही, सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनमें टुकड़ों का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो टुकड़े है ना बनने पर या टुकड़े बन के मतलब डिफरेंट मतलब पार्टिकल्स, चाहे वो जैसे 1 से 3 हुए, 1 से 4 हुए, या 4 का 1 हुआ, 2 का 1 हुआ, समझ आए, इस बात का असर केवल इन 4 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करा। इसीलिए इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या बोला गया, ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, पार्टिकल बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है ना, कॉलिगेटिव, तो समझ में आ गया। और पार्टिकल घटेंगे, जैसे देखा 2 से 1 हो गया तो वैल्यू भी क्या हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर की कम हो गई, इसलिए इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या बोला गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला गया। और वहां देखो जैसे पॉलीमर होता है वो हमेशा वो लॉन्ग चेन ही रहता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पानी में घोलोगे और ना तो उसके टुकड़े होंगे ग्लूकोज के, ना वो एसोसिएशन होगा, इसको बोला जाता है देखो डिसोसिएशन, इनको बोला जाता है एसोसिएशन। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज,
इनमें बेटा ना तो एसोसिएशन होता ना बेटा इनमें डिसोसिएशन होता। क्लियर है पॉइंट, आ गया समझ में? तो इस तरीके से बेटा देखो यहां से हमारी चीज कहलाई है। तो एक चीज खत्म हुई हमारी। अब देखो बेटा वॉल्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो अब वो कल किसी बच्चे ने मुझसे, हाँ रंजन, किस रंजन ने मुझसे ये पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर या कॉलिगेटिव ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाला पॉइंट आएगा। तो अब पहले वॉन्ट ऑफ फैक्टर तो सीखते हैं क्या होता है। तो बेटा आपने देखा वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक्चुअली क्या चीज है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर वो चीज है जो आपको ये बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ये आनी चाहिए थी लेकिन ये मिली। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इसका कितना हो गया, आधा हो गया। तो आधा जो हुआ दैट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। समझ में आया? वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इतनी मिलनी चाहिए थी, इतनी मिली। तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो रेशियो में चेंजेस आ रहे हैं, दैट रेशियो चेंजेस इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। देखो आप मैथमेटिक्स पढ़ो, आप मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन करते थे, क्या होता था, आप उसके फैक्टर्स बनाते थे, दो फैक्टर मान लो, दो फैक्टर आपने, है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, है ना, तो उसमें हमारे दो फैक्टराइजेशन आते थे, समझ रहे? तो वो फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, वो टुकड़े बताता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये इसका कितना गुना हो गया, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज इतनी आनी चाहिए थी, इतने गुनी आई, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मिली, या 1/2 1/4 इतनी मिलनी चाहिए थी जी, 1/4 मिली, 1/2 मिली, 1/3 मिली। तो जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी और जो मिली, इन दोनों का जो रेशियो में डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और ये कहां कहां मिलेगा आप बताओ? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, प्रोटीन, विटामिन, पॉलीमर, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, नहीं, इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगेगा ही। समझ में आ गया नहीं बेटा? और जो आयनिक कंपाउंड है, जो घोलने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जहां पार्टिकल्स बढ़ गए, तो देखो मतलब कहने का सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अगर सॉल्यूट के डिसोल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनाने में, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की संख्या सेम है, तो उसका ना एसोसिएशन हो रहा ना डिसोसिएशन हो रहा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आएगी, वहां पे कोई वॉन्ट ऑफ फैक्टर नहीं लगेगा। ठीक है, और अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर समझ में आ गया क्या हो गया, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस होता है वो रेशियो में जो डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो एक होता है घटाना, घटाना नहीं, रेशियो में डिफरेंस। समझ में आया नहीं? क्लियर पॉइंट, वो रेशियो वाला डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अभी तो टाइम हो रहा है, अभी 9:15 हो रहा है, है ना, तो कल आपको बेसिकली वॉन्ट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक इसमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, कल इसको डिफाइन करेंगे पहले, ठीक है ना? ठीक है, अभी तो वो चीजें हैं, तो पॉइंट एक आप अपना समझे। और जहां पे बेटा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में घोलने के बाद जुड़ जाते हैं आपस में, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो जहां मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाने पर एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए, वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग मिलेगी, चाहे टाइम्स में मिले चाहे फैक्टर्स में मिले। ठीक है बेटा, तो वहां वहां वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज में आता है, वहां वहां एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यूज में आता है। क्लियर? और जहां जहां सेम रहता है वहां वहां हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज नहीं बदलती, सेम आती है घोलने के बाद, तो पार्टिकल भी सेम रहते हैं, इसलिए वहां पे कोई वॉन्ट ऑफ फैक्टर नहीं रहता। ठीक है, तो अब ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं निकालने के बेटा। ठीक है ना बेटा, ये सब चीजें, और एसोसिएशन का केस, डिसोसिएशन का केस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, कल हम पूरा थ्योरेटिकली वो वाला पार्ट लेंगे। ठीक है बेटा, चलो। हाँ जी बताओ, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे अभी तक आज वाले लेक्चर में कुछ पूछना हो तो बताओ। ठीक है, नहीं नहीं तो क्विट करके अपनी इंग्लिश की क्लास में जा सकते हो। जिसको पूछना हो वो बस पूछ ले, बाकी अपनी क्विट करो और इंग्लिश की क्लास में। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है? मानसी बेटा कुछ पूछना है? चलो ठीक है, उससे भी कह दिया करो वो भी आ जाए। जयेश एक ही दिन आया था बस, जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी, ना वो आता है ना उसका दोस्त भी एक आध बार आया बस। उसे बोल दिया करो वो भी आ जाए, कुछ हल्का फुल्का तो अलग मिल सकता है। चलो कोई नहीं। हाँ रंजन बेटा बताओ, कुछ पूछना है? क्या बेटा? तो व्हाट्सएप पे एक बार वो क्वेश्चन भेज देना मुझे, ठीक है ना? हाँ बोलो बोलो। बोलो, बाकी बच्चे बेटा अपनी इंग्लिश की क्लास कर लो। हाँ बताओ, तुम बताओ बेटा रंजन। बेटा रेड स्क्रीन आ रही है मेरे पास तो।
हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो बेटा। एक मिनट, अब तुम दोनों की आवाज क्लैश कर रही है, दुष्यंत और रंजन की। हाँ जी, तो पहले एक बार रंजन को हो जाने दो, दुष्यंत फिर पूछ लेना। फिर दोनों की आवाजें क्लैश कर रही है। हाँ बताओ रंजन। रंजन बताओ बेटा, मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। ये जो तुम किताब दिखा रहे हो, ये बिलाल आ रही है उस पे, स्क्रीन पे। तभी कह रहा हूँ एक बार फोटो खींच के भेज देना, कोई इश्यू नहीं है। इस पे स्क्रीन पे ब्लर आ रहा है, वो हिल रहा है ना, तो उसकी वजह से ब्लर आ रहा है। हाँ दुष्यंत बताओ बेटा। हाँ तो फोटो खींच के भेजो। हाँ फोटो खींच के भेज दो बेटा। अरे बेटा ऐसे, हाँ चल, तेरा तब भी थोड़ा बहुत सही दिखा, उसका रंजन का तो। हाँ ये कल आएगा ये वाला चिंता मत कर, ये वाला सवाल ये मैंने एसोसिएशन वाला ही तो है ना, ये वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन पे बेस्ड ही है ना, ये चीजें कल आएंगी, इसका बेसिक थ्योरी कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, देख ऊपर लिख ही रहा है, देख वांट ऑफ फैक्टर टेबल के ऊपर ही लिख रहा है ना। हाँ तो कल वांट ऑफ फैक्टर को डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ठीक है नहीं, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वांट ऑफ फैक्टर, तब तेरी ये वाली समस्या दूर हो जाएगी, नहीं हो तो फिर पूछ लेना। चल बेटे ठीक है। हाँ जी सौरभ, कुछ पूछना है? हाँ ना बेटा, तेरा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ बता। एक मिनट, हाँ व्हाट्सएप कर दे बेटा ना, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देना। हाँ दूसरा, हाँ सौरभ बता बेटा। सॉल्यूट सॉल्यूट डाइमर कैसे बना रहे हैं? देखो बेटा एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमने आपको पढ़ाया, जब हम सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी में पहले सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन ब्रेक होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का ब्रेक होता है, ठीक है ना, और सॉल्यूट सॉल्वेंट का बनता है, ठीक है ना बेटा। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, ये क्वांटिटी पे भी बेस्ड होता है। जैसे मान लो हमारे पास जो, देखो कभी भी हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास इक्वल क्वांटिटी नहीं होती सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। बहुत रेयर केस होता है कि जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हों उतने ही सॉल्वेंट के हों, और वो एक दूसरे से मतलब जो जो इंटरेक्शन बने सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो इक्वल बन जाए, ठीक है ना बेटा। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जब मान लो कुछ सॉल्यूट, और एक दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मान लो अपने सराउंडिंग में टू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो फोर्स का रेशियो भी तो होता है ना बेटा। जैसे आप देखो, कोई जिसमें मान लो एक, मैं इसको फोर्स को चार्ज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कैल्शियम आयन है ना, उस पर 2 पॉजिटिव है, और उसके सराउंडिंग में अगर नेगेटिव आयन ऐसे हैं जिन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो एक कैल्शियम आयन अपने सराउंडिंग में 2 नेगेटिव आयन को एसोसिएट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। और अगर एक कैल्शियम आयन के चारों तरफ सल्फेट आयन है, तो एक कैल्शियम आयन केवल एक ही SO4 आयन को अट्रैक्ट करेगा बेटा। तो ऐसे ही क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होने की वजह से सॉल्यूट अपनी चारों तरफ कितने सॉल्वेंट अट्रैक्ट कर पाता है ये डिपेंड करता है। फिर क्या हो जाते हैं, कुछ रिमेनिंग बच ही जाते हैं, चाहे सॉल्वेंट के बचे चाहे सॉल्यूट के बचे, ठीक है। लेकिन और क्या होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल के का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट में सॉल्यूट के वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल अपने सराउंडिंग में अपने से ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो बचेंगे कौन, सॉल्यूट सॉल्यूट ही बचेंगे बेटा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाया गया, ठीक है नहीं, कि जो हमारे, जैसे ये मैंने कुछ दिन पहले एक दिन आई भी थी कि रिमेनिंग सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं, जो ऑस्मोसिस स्टार्ट करी थी बेटा, कि कैसे जो, तो उसमें भी देखो मैंने एक यही पॉइंट बताया था कि पहले जो हमारे पास कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होते हैं, है ना, वो संख्या में भी ज्यादा होते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। तो पहले तो वो अपने वाले सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं, फिर जो रिमेनिंग अट्रैक्शन फोर्स बच जाता है सॉल्यूट पार्टिकल, वो दूसरे तरफ वाले सॉल्यूशन में से खींचते हैं, फिर फोर्स लगाते हैं। समझ में आया नहीं? तो ये एक रेशियो बेस्ड चीजें होती है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी सौरभ, ठीक है। चलो, और बुक्स वो जो लाइक लेके आया था उनसे पढ़ रहा है? हाँ तो करना, अभी बस 1-2 दिन में ये क्वांटम फैक्टर का और हो जाएगा, फिर सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो, सही ना। चलो ठीक है, चलो क्विट कर दो बेटा, दुष्यंत शुभम। और ठीक है बेटा, शुभम क्विट करो बेटा।
ठीक है बेटा, ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वेट कर। शुभम बेटा वेट करो बेटा। शुभम कुछ पूछना है?